लेकिन बीजेपी का, धनेंद्र जी, बीजेपी का लेकिन दावा यह है कि नरेंद्र मोदी और बीजेपी की लोकप्रियता का डर इतना है कि विचारधारा छोड़ छोड़ के पार्टियां एक साथ आ रही है। जिस कांग्रेस को आपने दिल्ली में पानी पी पी के गाली दी थी, आपने पहली सरकार भी बनाई और फिर से गठबंधन कर रहे हैं, तो वो ये कहते हैं कि सब एक साथ मिलकर नरेंद्र मोदी को हराने का सपना देख रहे हैं। ये उनका डर है, अकेले सामना करने की किसी की हिम्मत नहीं है। रवि देखिए, 370 और 400 की बात कहां से आ रही है? क्योंकि चंडीगढ़ का जो मेयर का इलेक्शन था उसमें भारतीय जनता पार्टी ने दिखा दिया कि जहां पे सिर्फ 36 वोटों की गिनती होनी थी, वहां पे 8 वोट इनवैलिड कर दिए गए। खुलेआम लोकतंत्र पे डाका डाला गया, खुलेआम लोकतंत्र में वोटों मेरा प्रश्न कुछ और था, लेकिन देखा धनेंद्र जी, प्रश्न मेरा कुछ और था। रवि मैं यही कह रहा हूं। रवि देखिए, आज देश के लोकतंत्र और संविधान को बचाने की जिम्मेदारी 140 करोड़ भारतीयों की है, मेरी भी है, आपकी भी है, समीर की भी है, सब लोगों की। क्योंकि पिछले 10 सालों में देश में लोकतंत्र को मारा जा रहा है, कुचला जा रहा है, संविधान की रोज हत्या हो रही है। नरेंद्र मोदी इज अ मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी। रोज लोकतंत्र का गला दबा रहे, रोज चुनी सरकारों का अपहरण हो रहा है। ठीक है, समीर चौंगावकर हमारे साथ मौजूद हैं। समीर जी, सारी परिस्थितियां आपके सामने हैं। केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है, ये आरोप लगातार ऑपोजिशन की तरफ से लगाया जा रहा है। लोकतंत्र की हत्या की बात लगातार की जा रही है, लेकिन इधर टारगेट बढ़ता हुआ हम देख रहे हैं। इस बार 400 पार का आंकड़ा दिया गया, चौथे टर्म की बात तक हो रही है। क्या वाकई जो परिस्थितियां हैं वो आपको अनुकूल नजर आ रही हैं बीजेपी के लिए, या फिर इंडिया गठबंधन एक बड़ी चुनौती बनता नजर आ रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जब भी चुनाव लड़ती है अपने लिए टारगेट सेट करके लड़ती है। 2014 का आप चुनाव देखोगे, जब प्रधानमंत्री मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे और प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार थे, तब उन्होंने कहा था भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। भारतीय जनता पार्टी 280 सीट जीती थी। उसके बाद 2019 का चुनाव आया तो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था अब की बार 300 पार, और भारतीय जनता पार्टी के 2019 में 303 सीटें आई थी। और अब जब प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि हम तीसरी बार सरकार बनाएंगे और अब की बार भारतीय जनता पार्टी 370 का टारगेट लेकर चल रही है, तो मुझे लग रहा है भारतीय जनता पार्टी 370 सीटों पर पहुंच सकती है। और अरविंद केजरीवाल तो विधानसभा के अंदर कहा था कि 2029 में हम भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देने वाले हैं। तो अरविंद केजरीवाल ने खुद विधानसभा में स्वीकार कर चुका है कि 2024 में प्रधानमंत्री मोदी सरकार बनाने जा रहे हैं। अब रही बात विपक्ष गठबंधन की बात, मेरा एक है कि विपक्ष गठबंधन की आप स्थिति को आपको पता है। इंडिया गठबंधन बना था 23 जून को पटना के अंदर, उसके बाद से लेके आज तक इंडिया गठबंधन की क्या स्थिति है? सिर्फ अरविंद केजरीवाल के साथ सीटों का बंटवारा हुआ है, दिल्ली के अंदर 4 और 3 का। पंजाब में ना अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस का कोई गठबंधन ही, वहां चुनाव अलग अलग लड़ेंगे। आप उत्तर प्रदेश में भी देख लीजिए राज्यसभा चुनाव में क्या हुआ अखिलेश के साथ। आप हिमाचल प्रदेश का उत्तर प्रदेश में तो इंडिया गठबंधन का एक प्रारूप सामने आ ही गया है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच सीटों का बंटवारा भी हो गया। आपने जिक्र किया आम आदमी पार्टी का, तो दिल्ली ही नहीं हरियाणा में भी हो गया, लेकिन आप देखिए गोवा में भी हो गया है। वही मैं कहना चाह रहा हूं, अब एक मोटा मोटा प्रारूप हमें इंडिया गठबंधन का सामने आ रहा है। ऐसा लगता है कि 250 तकरीबन सीटें ऐसी अभी हमें नजर आ रही हैं जहां पर बीजेपी के कैंडिडेट को इंडिया गठबंधन मिलकर अकेले टक्कर दे। समीर जी, मेरा कहना है कि इंडिया गठबंधन की कांग्रेस को क्या जरूरत थी? मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ के अंदर, गुजरात के अंदर, हिमाचल में, उत्तराखंड में क्या कोई इंडिया गठबंधन का दल कांग्रेस को सपोर्ट कर सकता है? वहां तो कांग्रेस को सीधे बीजेपी से लड़ना है। तो जहां बीजेपी से सीधे कांग्रेस की फाइट है, वहां कांग्रेस की क्या स्थिति है? हिमाचल में कल आपको देख गया राज्यसभा चुनाव के अंदर सरकार होने के बाद भी किस तरीके से विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की और अभिषेक मनु संघवी हार गए। उत्तर प्रदेश में क्या हुआ? तो जहां डायरेक्ट चुनौती है वहां तो कांग्रेस लड़ नहीं पा रही है, और कांग्रेस कह रही है कि अब इंडिया गठबंधन की जरूरत है। वो कैसे फाइट करेगी, आप ये बताइए ना मुझे। समीर जी, जहां पर सीधी चुनौती है वहां कांग्रेस ने दूसरी पार्टियों को उतना स्पेस नहीं दिया है। कांग्रेस ने वहीं पर एडजस्टमेंट किया है जहां पर उनकी स्थिति कमजोर थी। जयराम, लेकिन अब सवाल यही है कि मुद्दों की बात की जाती है और कहा जाता है कि मुद्दों के आधार पर चुनाव लड़ा जाएगा। एक साथ इतनी पार्टियों का साथ आना, एक चुनाव के पहले एडजस्टमेंट होता दिखाई दे रहा है। क्या ये एक बड़ी बाधा, चुनावी बाधा नहीं बनने वाली है? ये जो टारगेट दिया जा रहा है बार बार 370 और 400 प्लस की बात कही जा रही है, क्योंकि अगर एक साथ सभी पार्टियां लड़ती हैं तो उनकी भी शक्ति को आप कम करके कैसे आंक सकते हैं? बिल्कुल, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पार्टियां साथ आ गई, इससे जनता को क्या फर्क पड़ रहा है? वो देख रही है जनता, ये वही पार्टियां हैं जो कल तक एक दूसरे के खिलाफ थी। इनका एजेंडा कुछ नहीं है, मुद्दा कुछ नहीं है। ये आज कुछ कहते कल कुछ करते। इसी आप ही के मंच से मैं याद दिलाऊं, वो कह रहे हैं संविधान और तानाशाही
के दौर सारी में देश बातें को मैं हम बता जाने देता नहीं देंगे, अभी आपने सुना यही दावा किया जा रहा है। उनके सारे बिंदुओं को जवाब दे देता हूं एक लाइन में। आप अभी याद कर लीजिए, आप ही के मंच से भगवंत मान ने कहा, बयान दिया कि कांग्रेस पार्टी बेईमान पार्टी है, कांग्रेस पार्टी ईमानदार नहीं है। 70 वर्षों से हमारे बुजुर्गों को यही कांग्रेस परेशान करती रही। अब भगवंत मान झूठे हैं, केजरीवाल सच्चे हैं, राहुल गांधी सच्चे हैं या केजरीवाल झूठे हैं? ये जो इनकी आपस की चीजें हैं वो सार्वजनिक है। नहीं, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये इंपॉर्टेंट साउंड बाइट थी जो हमारे सत्ता सम्मेलन में निकलकर सामने आई। भगवंत मान ने जो कहा कांग्रेस के लिए, मैं इस पर एक घनेंद्र जी से सवाल लूंगा, लेकिन उससे पहले एक और इंफॉर्मेशन दे दूं। लोकसभा चुनाव के लिए 125 उम्मीदवार हो सकते हैं फाइनल। भारतीय जनता पार्टी के खेमे से यह बड़ी खबर है। बीजेपी केंद्रीय चुनाव कमेटी की पहली बैठक है आज शाम 6 बजे। सीईसी की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे।